गुड मॉर्निंग बेटा। वर्क डन कर देते हैं। वर्क का दोनों हमने एक तो ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स एंड ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हमने दोनों टाइप कर ली थी। अब वर्क डन की टाइप एक और है, थर्ड टाइप क्या है, हम वर्क डन ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। वर्क डन फ्रॉम ग्राफ और फिर इनके कंबाइंड ओमेगास निकालेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट है वो सही हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ। अब कोई भी ग्राफ, किसके बीच में ग्राफ, वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने आर से डिनोट कर दिया। ग्राफ कोई भी हो सकता है मे बी, तो ग्राफ मान इस तरह से ये है, ये ग्राफ ऐसे है। अब आपको क्या करना है कि ये ग्राफ कोई भी है, इस ग्राफ में कितना वर्क किया, मींस कितने फोर्स लगने से कितना वो डिस्प्लेस हुआ, नेट वर्क डन कैसे है, कितना है, वो आपको निकालना है यहाँ से। तो कैसे निकालोगे, मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट है मान लो ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं भाई, ए पे कितना डिस्प्लेसमेंट है ये आ जाएगा, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट r1, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी r2। कल बताया था आपको मैंने कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर वर्क करना हो और वेरिएबल है ना, तो फोर्स कांस्टेंट होता है, लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट होती है ना। अब यहाँ पे फोर्स कैसे लगातार बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो फोर्स अगर चेंज होता है वो वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स से हम वर्क कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटा सा एक पार्ट हम लेके चलते हैं, उस स्मॉल पोर्शन जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो। तो पहले एक छोटा सा यहाँ पे एक हिस्सा ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये पार्ट ले लेता हूं जहां पे फोर्स कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आपको दिखती हो, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट ले लें। यहां से लेकर यहां ऊपर देखो, ये फोर्स की लाइन, ये स्ट्रेट आपको दिख रही है ना, तो ये एक स्ट्रिप मान लेता हूं, ये स्मॉल स्ट्रिप है। स्ट्रिप का कोई भी नाम हो सकता है, PQRS। और इससे और इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया dr। भाई r है ना, तो उसका स्मॉल पार्ट क्या हो गया, dr। उस dr डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में ओनली जो फोर्स लगा वो एक तरह से कांस्टेंट फोर्स है, बढ़ रहा घट रहा नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स है। तो सबसे पहले तो इस स्मॉल वर्क डन इन dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना होगा वो निकालेंगे। पहले तो वर्क डन किसके लिए बेटा, या पहले को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसके लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट dr। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या कहते हो, dw। और ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप सीधा कह सकते हो F डॉट dr, ये कहते हो ना, dr डिस्प्लेसमेंट हो गया, F फोर्स हो गया। अब ग्राफ का अगर टॉपिक आपको याद है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग में बैठा है, पता हो, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में यानी यहां और इसके बीच में x और y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस y एक्सिस, इन दोनों के कोऑर्डिनेट का अगर मल्टीप्लिकेशन से अगर आंसर आता हो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन से अगर आंसर आता हो, तो वो आंसर निकलता है एरिया से। एरिया से डिवाइड से आंसर आता हो तो वो निकलता है स्लोप से। तो यहां देखो F और R या F और dr प्रोडक्ट हो रहा है, और नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो F और dr के प्रोडक्ट से हमारा आंसर आया है, इसका मतलब यहां जो आंसर आया है वो उसका एरिया किया गया है ना, इसका और इसका। तो एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब dr कौन सी है, dr एक ये स्मॉल स्ट्रिप है, तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, क्या नाम है स्ट्रिप का, PQRS। तो सबसे पहले हमने इतने हिस्से का वर्क निकाल दिया इस dr का,
ऐसे क्या करेंगे, हम एक और स्ट्रिप लेंगे, उस dr डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालेंगे, फिर एक और, तो ऐसे dr 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 ऐसे करते करते हम सभी का r1 से लेकर r2 तक निकालते चले जाएंगे और उसके बाद सभी को क्या कर देंगे हम ऐड, वो हो जाए नेट वर्क डन। लेकिन ये हमें करने की जरूरत नहीं है, मैंने कल आपको बताया था, जरूरत नहीं है। आप बस क्या करें, एक स्मॉल पार्ट का निकाल दें, उसके बाद आप टोटल के लिए क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, उसको समीशन कर दो, उसका आंसर आ जाएगा टोटल, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है फ्रॉम ए टू बी का, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे आया स्मॉल के लिए तो आएगा एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू आर एस, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल के लिए आ जाएगा एरिया ऑफ कंप्लीट ए बी, इसका भी आप नाम दे दो, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इस पूरे लूप का अगर एरिया निकल जाए तो वो एरिया क्या कहलाएगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, आप सीधा कह सकते हो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या, ए बी सी डी। तो बस आप इस सरफेस का, यानी इस जो लूप है, इस लूप का, इस कर्व का कंप्लीट क्या निकाल दें, एरिया निकाल दें, वो उसका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो अगर आपके पास फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दिया हो, तो उस ग्राफ में आप क्या निकाल देना, उस ग्राफ का टोटल एरिया निकाल देना, वो एरिया उसका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आप इस पे न्यूमेरिकल बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले पहले पर आप। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन है कि कोई भी ग्राफ है फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है 10, ठीक है, फिर रिड्यूस होता जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद वापस फोर्स कितना हो जाएगा 10, अपर पॉजिटिव है, जीरो से ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव है, फोर्स इज ए वेक्टर, तो नेगेटिव इफ नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखें वर्क इज ए स्केलर, वर्क इज ए स्केलर, वर्क हमेशा ऐड होगा, ठीक है। तो ये आगे 5, 10 और 15 मीटर। अभी निकालना क्या आपको, कैलकुलेट द वर्क डन। पहले क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, जब 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई उस बॉडी का, ये मैंने डायग्राम बना रखा है उसका, कि कोई भी एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक को F फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया गया है। पहले वो यहाँ था, यहाँ गया, पहले डिस्प्लेसमेंट ओनली 5 मीटर, मींस इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर। फिर उसको और आगे लेके जाएंगे 10 मीटर तक, फिर और आगे ले जाएंगे 15 मीटर तक। तो उसका गैप में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वर्क हुआ, वो आपको निकालते चले जाना है। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट ओनली 5 मीटर, तो इतने का वर्क कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट 5 कहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अभी जस्ट पहले टॉपिक करवाया था आपको मैंने, जब कोई भी ग्राफ हो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क कैसे निकालते हैं, उसका एरिया निकाल दो, उस कर्व का एरिया। तो आगे का सारा भूल जाए, ओनली इतने हिस्से का एरिया निकाल दो। अब ये तो एरिया आप निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ कोई मान लो, चाहे ये लेंथ होगी, ब्रेड्थ मान लो कोई भी, तो इस रेक्टेंगल हो गया नहीं, तो यहां से यहां तक का क्या निकाल दो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो वर्क हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, तो यहां से यहां तक का एरिया कितना आएगा बेटा बताओ, W1 मान लेता हूं उसको पहला पार्ट। तो एरिया दिस इज इक्वल टू, यहां में लिख देता हूं पहले बार तो मैं, एरिया ऑफ लूप, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा 50 जूल। दूसरे का निकाल दो, फिर निकालना है 5 टू 10, 5 टू 10, तो आपको इतने सरफेस का एरिया निकालना है। और ये क्या है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होती है बेटा, दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट, पता ही आपको कितना आ जाएगा बेटा, हाफ
बेस कितना होगा 5 to 10 कितना गैप होगा 5 का, तो ये हो गया 5 इंटू हाइट, ये हाइट कितनी है 10 इंटू 10 2 5 10 कितना हो गया 25 जूल। फिर निकाल दो सी पार्ट, सी पार्ट कौन सा हमारे पास 10 to 15 10 to 15 वर्क इज ए स्केलर, तो वर्क सीधा निकालो, वर्क में कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं, ठीक है, कभी घटा दो ना। कोई कहता है मैं तो पहले 5 से 10 मीटर गया, 10 से 15 मीटर गया, अगर ये क्या है ग्राफ, ये अगर आप समझेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव वर्क फोर्स मींस उसको वापस लाया जा रहा हो सकता है, ठीक है, इसको वापस लाया जा रहा है, तो वापस लाएंगे तो क्या वर्क नहीं जोड़ा जाएगा, वर्क तो होगा ना, चाहे हम उसको पहले 5 मीटर आगे गए, फिर 5 मीटर और आगे गए, फिर 5 मीटर वापस ले आए, तो क्या वर्क कम हो जाएगा, वर्क तो लगातार कर ही रहे, तो वर्क तो लगातार क्या होगा ऐड, तो तीसरा भी निकाल दें, ये भी ट्रायंगल है, इसका वर्क कितना होगा यहाँ पे W3, तो इसकी क्या आ जाएगा वही से एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस कितने 10 to 15 कितना गैप होगा 5 और हाइट क्या है 10, ये भी वही आ जाएगा कितना 25 जूल। और फिर लास्ट क्या है टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन में क्या कर दो इन सभी का ऐड कर दो, डी जो पार्ट है वो है टोटल वर्क डन, तो टोटल जो वर्क होगा वो होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 कितना आ जाएगा बेटा 50 इंटू 50 कितना होगा 100 जूल, 50 प्लस 50 होगा ना, 50 हो गया 25 और 25 50 टोटल हो गया 100, टोटल हो गया 100 जूल। तो अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ मिलता है फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे, उसका सीधा सा क्या निकाल देना एरिया निकाल देना। एरिया में क्या होगा, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा या ट्रेपेजियम होगा या ट्रायंगल होगा और क्या होगा, ठीक है, जैसा मैंने अभी बनाया था ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा, वो देख जनरल था जैसे मैंने बना के आपको दिया था, अब आपसे वो पूछेगा बताओ इसका वर्क बताओ, नहीं इसका कोई वर्क नहीं पूछेगा आपसे वही, क्योंकि कुछ बनता ही नहीं है, तो ये तो एक जनरल बनाया जाता है कि हाँ समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, क्या पार्ट बनाया जाएगा, ये तो एक गिवन हो गया के लिए, ठीक है, तो कोई एक जनरल पार्ट समझाने के लिए हमने कैसे लिया था कि भाई ऐसा करो हो तो क्या हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, गिवन सिमेट्री मिलेगी, सिमेट्री सिमेट्री आप जानते हैं कि स्क्वायर है रेक्टेंगल है ट्रायंगल है, इन सब की सिमेट्री आपको मिलेगी और उनसे वर्क आपसे पूछेंगे, तो आप इसको नोट करें पहले। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है बेटा, यूनिट्स ऑफ वर्क, फर्स्ट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है जूल, ठीक है, अरे होती है ना जिसको जे से आप डिनोट करते हैं, एक जूल आपसे पूछे कि एक जूल किसके इक्वल है, तो आप क्या बताएंगे, वर्क की डेफिनेशन थी वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 जूल। इफ एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, देन वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 जूल। तो आपसे पूछे 1 जूल कितना होता है, तो 1 जूल को डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 1 न्यूटन एंड बॉडी डिस्प्लेस थ्रू 1 मीटर, अगर कोई बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस होती है और उस 1 मीटर डिस्प्लेस करने में 1 न्यूटन फोर्स अगर लगाया जाए तो वर्क कितना होगा 1 जूल। सेकंड सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स, ठीक है, अर्ग्स ईआरजी उसकी वैल्यू होती है, ईआरजी भी कहते हैं इसको, ओनली ईआरजी, और 1
जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होती है बेटा? 1 जूल जो होती है वो 10⁻⁷ अर्ग होती है। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। 1 जूल कितना अर्ग्स होता है? 10⁷ अर्ग्स होता है। ये यूनिट है वर्क की, एनर्जी की नहीं यहाँ पे, ठीक है? एनर्जी के बाद बात करेंगे हम, फिलहाल ओनली बात करें वर्क की। तो वर्क की यूनिट ऐसा यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स। ये यूनिट बेटा इसकी, ठीक है? नोट करो उसको। देखो बेटा वर्क के ऊपर एक और क्वेश्चन, उसने कहा है एक 10 किलोग्राम कोई भी एक ब्लॉक है प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, इज बीइंग पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अब फोर्स यहाँ पे कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। जब कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क का फॉर्मूला बताया था सीधा F.S, आप सीधा लगा सकते हो, 50 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.4। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक होगा। वो फ्रिक्शन किसमें? ब्लॉक में और फ्लोर में 0.4 दे रखा है, यानी म्यू की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वर्क डन बाय द ईच इंडिविजुअल फोर्स। जो उसमें फोर्स लग रहे हैं, कितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सभी के कारण, पर्टिकुलर सभी फोर्सेस के कारण आपको वर्क निकालना है। कंबाइंड नहीं निकालना है, अलग अलग सबके कारण निकालना है। जो कि एक्टिंग हो रहा है ब्लॉक के ऊपर ओवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर, उसको 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट करना है। तो 5 मीटर डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया है, हर एक फोर्स के कारण वो आपको वर्क निकालना है। तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाएंगे, उसकी एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी का मतलब क्या होता है? सभी फोर्सेस उसके अंदर आप दिखाएंगे। तो सभी फोर्सेस के कारण वर्क क्या होगा, आपको वर्क निकालना है बेटा, ठीक है? तो देखो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास वही, ये तो हो गया रफ सरफेस, यहां पे एक ब्लॉक हो गया। वो इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन। ये अप्लाइड फोर्स है, क्लियर? और उस पे क्या क्या हमारे पास लगेंगे? इसका वेट है कितना, मास कितना है? 10 kg। तो उस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे सभी आप इसमें निकालें। तो फोर्स सबसे पहले इसका खुद का वेट, वेट कहां होगा? नीचे। वेट, वेट कितना होता है? mg। m कितना है? 10 और g कितना है? 10। कितना हुआ? 100 न्यूटन। तो सबसे पहले उसका हो गया वेट, वेट हो गया 100 न्यूटन। तो उसने नीचे अपना क्या दिया? एक्शन दिया, अपोजिटली क्या मिलेगा? रिएक्शन। तो उसमें जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट ये होगा सेम, जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 100। जब ये बॉडी आगे के साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। पीछे की साइड है फ्रिक्शन फोर्स, ब्लॉक में और सरफेस में इसका टेंजेंशियल, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स F, स्मॉल f होती है इसमें। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, तो पीछे होगा। अब सभी के कारण, एक एक करके कारण, सभी के कारण वर्क निकालें। तो सबसे पहले हम कर देते हैं वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। पहले बात इसी की कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वर्क का फॉर्मूला क्या बताया मैंने जस्ट आपको? अगर कांस्टेंट फोर्स हुआ तो F.S, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन से होगा या फिर ग्राफिकल का था। तो कांस्टेंट में आप सीधा लगा दोगे F.S वेक्टर, और इसको आप जब ओपन करते हैं तो क्या कहते हो? A.B, A.B cos थीटा, ये कहते हैं। देन वर्क इज इक्वल टू, F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू 50 न्यूटन, दिस इज 50। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है उसको? 5 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू कोस ऑफ थीटा। डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में कितना एंगल है, उसको डिस्प्लेस भी इधर ही किया जा रहा है। मान लो ये ब्लॉक थोड़ी देर में यहां आ जाएगा, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, जो 10 kg का ब्लॉक था, और यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? दोनों के बीच में एंगल होगा 0। जब सेम डायरेक्शन होगा तो एंगल 0 होगा। तो कोस ऑफ 0
और cos 0 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 5 250 जूल, cos 0 तो 1 हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट करें एक बार। तो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स हो गया बेटा, क्या क्या हमने F डॉट S Fs cos थीटा, फोर्स है 50, डिस्प्लेसमेंट है 5, एंगल दोनों में कितना है 0, cos 0 1 हो गया 250 जूल। उसके बाद बी पार्ट अलग अलग करते हैं सब इसमें। उसके बाद वर्क करते हैं ड्यू टू इसके वेट के कारण, कि ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, उसका वेट के कारण क्या इसमें को वर्क हो रहा है, क्या ये वेट के कारण क्या आगे डिस्प्लेस कर रहा है, आगे जा रहे हैं, क्या वर्क हुआ कुछ, वर्क डन ड्यू टू इट्स वेट। तो वो वर्क कितना होगा बेटा, इसको W1 नाम देते हैं, W2 मान लेते हैं उसको। सेम वही, दैट इज Fs cos थीटा। कितना फोर्स यानी कितना वेट लगा रहा है नीचे की साइड, ये तो फोर्स ही है, कितना हो गया 100। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है उसको 5 मीटर। कोस ऑफ थीटा, इस वेट में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, वेट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितना एंगल है 90, दिस थीटा इक्वल टू 90। तो यहां पे लिख दोगे F हो गया S हो गया, इनटू में आ जाएगा cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो ये दैट वर्क डन W2 इज इक्वल टू कितना होगा 0। नंबर 3 सी पार्ट, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। सेम बात यहां भी कर दोगे आप, क्या दिस इज W3, वही सेम, ये भी F होगा, S होगा, cos ये भी 90 होगा, तो नहीं होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितना एंगल है 90। तो यहां भी फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल होगा 90, ये भी वर्क कितना होगा 0। तो ना नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क आएगा, ना वेट के कारण कोई वर्क आएगा। यहाँ की बात पता चलेगा आपको कि वर्क 0 भी होता है, तो वर्क 0 हुआ। लास्ट बच गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 था, याद रखें। डी पार्ट, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, that W is equal to Fs cos 180 होगा ना, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों में कितना एंगल होगा 180, आपस में अपोजिट है, और cos 180 होता है -1। वैल्यू पुट कर दे, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं हम, कि F इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, याद होगा ना, फ्रिक्शन जो फोर्स होता था वैसे लिख दो, ये फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स F। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, क्योंकि डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, याद होगी अब तक, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था फ्रिक्शन फोर्स एंड डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इंटू एन, तो F हो गया म्यू इंटू एन इंटू एस, और cos 180 -1, तो आगे लगा दे -1, वैल्यू पुट कर दे सभी। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, ये हो गया W2, ये W3, ये W4 हो गया, W4 हो गया। म्यू की वैल्यू थी 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, कितना है वैल्यू पुट कर दे, सोल्व कर दे इसको। तो ये हो गया बेटा कितना माइनस, एक तो 10 इससे कट जाएगा ही, ठीक है, तो 40 इंटू 5 कितना हो गया 200, दिस इज 200 जूल। वर्क डन तो 200 ही है,
लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि यहाँ जो फोर्स था ना वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट था, बॉडी जा इधर रही थी, फोर्स इधर लग रहा था, इसलिए यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव वर्क है। तो आपके सामने यहाँ पे बातें सामने आई होंगी, पॉजिटिव वर्क भी आया, नेगेटिव वर्क भी आया और जीरो वर्क भी आया। ठीक है, तो 3 टाइप होती है वर्क की, वो बताऊंगा बाद में, फिलहाल आप उसको नोट करें। फिर एक लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं वर्क के ऊपर। देखो बेटे एक और इस पे क्वेश्चन है, पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। इनिशियल पोजीशन ये है मीटर 2.112, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। This is initial position of the particle and this is the final position of the particle. Means ये x1, x2, y1, y2, z1, z2. ठीक है, तो आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे उस पार्टिकल को शिफ्ट करना है अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। अगर फोर्स एक ही होता तो F डॉट एस हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 और एक फोर्स F2। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसके कारण वर्क निकालना है। एक के कारण निकालना होता तो F डॉट एस हम कर सकते थे, बड़ा आसान होता, लेकिन यहाँ पे आपको जो 2 फोर्सेस दिए हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मींस दोनों को फोर्सेस का वेक्टर फॉर्म में है, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हो, दोनों का वेक्टर सम। तो सबसे पहले इन दोनों का नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स मींस रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F वेक्टर, दिस इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो सीधा सा, तो I में I ऐड होगा, X एक्सिस वाले का फोर्स X में ऐड होगा, Y वाले का Y में, Z वाले का Z में। तो 2I प्लस I कितना हो जाएगा, 3I। Y कोऑर्डिनेट का क्या है, 3 है, इसका Y का कितना है, -2 है। मींस Y एक्सिस में +3 है, नेगेटिव Y में -2 है, तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का बचेगा, तो प्लस हो जाएगा J, माइनस के प्लस 2 के, तो 2 - 1 + 1, तो प्लस हो जाएगा K। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया ये फोर्स। अब क्या निकालना है, अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को आप नाम दे दें R1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख दें। दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 ऑफ i कैप, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो 0 ऑफ j कैप, z कोऑर्डिनेट कितना है, 1, तो 1 ऑफ k कैप। ये आ गया हमारा इनिशियल, हमारी इनिशियल पोजीशन उस पार्टिकल की। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, फाइनल पोजीशन है R2। लिख दो ऐसे, कैसे, x कोऑर्डिनेट 1 मींस 1 i कैप, ठीक है, तो सीधा i कैप लिख दो, 1 j कैप प्लस ये भी j कैप, हो सकता है माइनस होता तो यहां माइनस लगा देता मैं, +2 है तो +2 k कैप। ये होगी फाइनल पोजीशन। जो आप वर्क निकालते हैं उस वर्क में F डॉट S करते हैं, तो S इज ए डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dr या डेल्टा r। ठीक है, लार्ज है तो आप इसको डेल्टा r लिखें। कितना आ जाएगा, दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, घटा दो, I 0, तो कंप्लीट 0 है। ठीक है, तो 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा सीधा I कैप। ये 1 है, ये 0 है, तो 1 में से 0 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा J कैप। फिर ये 2, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, देखो ना R2 माइनस, तो 2 में से -1 जाएगा तो
एक तो प्लस का के बचेगा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स में से एक्स का, वाई में से वाई घटा दो, जे में से ना जेड में से जेड का घटा दो यहां से, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब निकालना वर्क डन, नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R। कर दो दोनों का, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। किसी ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, वेक्टर लगातार मैं लेक्चर आपके पास भेज रहा हूं, उनके जरूर पढ़ लें। तो ये डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो i डॉट i1 कितना बचेगा 3, j यहां भी कोफिशिएंट 1 है, यहां भी कोफिशिएंट 1 है, 1 ही होगा, और j डॉट j भी कितना होता है 1, तो ये 1 आ गया, यानी k डॉट k भी कितना आएगा 1 आएगा। तो कितना आ गया 3 4 5, दिस इज इक्वल टू 5 जूल। तो जो नेट वर्क आएगा इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट से वो 5 जूल आएगा। अगर पेपर में ओनली एक ही फोर्स आता है तो सीधा सा इस F का एक F1 होता है, F1 का डिस्प्लेसमेंट हमेशा निकालेंगे, दो दी होंगी पोजीशन R1 और R2 में से उसका पोजीशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद उनका डिफरेंस करोगे। तो अगर ओनली F1 होता तो F1 का इससे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, F2 होता तो F2 से इस डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम। लेकिन उसने दो फोर्स दिए हैं तो दोनों का रिजल्टेंट अपने पहले निकालेंगे, उसके बाद उस रिजल्टेंट फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो रिजल्टेंट वर्क होता है। ठीक है, नोट करो इसको आप। ठीक है बेटा, हो गया वो नोट। चलो आज के लिए आप इतना ही काम कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बेटा, टेक केयर।